पहले बता, वो डाल दीजिए पासवर्ड KAVI वही होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई जी, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार साथियों, ये NSS अभिन्यास कार्यक्रम जिसमें हम राष्ट्रीय सेवा योजना में क्या चीजें हैं और इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हमें क्या करना है और कैसे करना है, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने अपने पहले सत्र में चर्चा की, जिसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर JB वैशम पायन सर, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KN सिंह सर और हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अंशुमाली शर्मा सर, और इसके साथ ही हमारे राज्य संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती और राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली सर जुड़े रहे, जिसमें हम लोगों ने NSS के उद्देश्य वगैरह पर हमने चर्चा किया। हम तकनीकी सत्र में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी सर का। सर, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हम उन सभी कार्यक्रम अधिकारियों का, नोडल अधिकारियों का स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और आज हम वो रूपरेखा तय करेंगे कि हमें किस तरीके से NSS को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से NSS झांसी। मित्रों, हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि कोविड काल में या उसके बाद हम लोगों ने कई सारे नवाचार दिए हैं, और ये नवाचार हमारे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर माने गए हैं और उनको अलग अलग विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। तो इन चीजों पर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड वीरों की भूमि है और यहाँ से बहुत सी प्रतिभाएं निकली हैं। तो हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं सीधा विश्वविद्यालय के नए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्वेता पांडे से अनुरोध करूंगा कि NSS में स्वयंसेवकों के लिए क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से NSS काम करता है और किस तरीके से आगे करेगा, इस पर अपने विचार रखें। डॉक्टर श्वेता पांडे। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अभिन्यास कार्यक्रम की जो शुभारंभ किया जा चुका है, आज उसका दूसरा सत्र है और इस तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम मुख्यतः हमारे स्वयं सेवकों के लिए है, जिन्हें तकनीकी और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना मुख्यतः किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया और किस लिए इसका निर्माण किया गया। विश्वविद्यालय स्तर में जो छात्र अपना प्रवेश लेते हैं, उनमें व्यक्तित्व विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य मुख्यतः यही है कि जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने पढ़ाई लिखाई के काम के साथ साथ किस तरह समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सकती है, इस विषय पे विशेषकर फोकस किया जाता है। और नॉर्मली हम सभी की जानकारी में होता है कि NSS का जो हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, उसका उद्देश्य किसी विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रतिशत अंकों के लिए करते हैं बच्चे, लेकिन ये अर्ध सत्य है। ये तो आपको बेनिफिट मिलता ही है और इसके साथ साथ आपको आवाज बहुत रिपीट हो रही है कई बार। नहीं निकलती आपकी।
क्षमा चाहती हूँ कुछ तकनीकी प्रॉब्लमों के लिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि विद्यार्थी अपने शिक्षा के साथ-साथ समाज के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उसका भी निर्वहन कर सकें। आरंभ में यह 37 विश्वविद्यालयों में स्थापित किया गया था, जिसकी सीमा अब बहुत बढ़ चुकी है और भारत के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न प्रांतों में सभी विश्वविद्यालयों में एनएसएस की अ, इकाइयाँ जो हैं वो कार्यरत हैं और इसमें लाखों छात्र जुड़ के अपने शिक्षा के कार्य के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। उसके साथ ही अपने अंदर के व्यक्तित्व के जो छुपे हुए पहलू हैं, उसको भी उजागर करते हैं। एनएसएस के कार्यक्रम के दौरान 4 वनडे जो शिविर लगाए जाते हैं, अ, उसको भी उसको करने के साथ-साथ उस तरह के कैंप को करने के साथ-साथ एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है, जो 2 वर्षों के में 1 बार ज़रूर छात्र को 7 दिनों के लिए कैंप में उपस्थित होना होता है। ये दिन-रात दोनों का कैंप होता है, इसमें पूरी तरह से उपस्थिति अनिवार्य होती है और जो 4 वनडे कैंप हम लोग आयोजित करते हैं, उसकी भी भूमिका जो उद्देश्य है वो इसी तरह के कार्यों को लेके किया जाता है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान और मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और जितने भी हमारे आस-पास जगह है उनको साफ करने के लिए उनका छात्रों का योगदान लिया जाता है और नए-नए आइडियाज़ लेकर के वो इस तरह के कामों को करते हैं। जैसा कि अभी हमारे प्रथम सत्र में भी उल्लेखित किया गया था कि किस तरह से गढ़मऊ झील को छात्रों ने अपनी ही सेवा दान के साथ ही इतना खूबसूरत बनाया, जो आज हम लोग देख सकते हैं। और 7 दिन के कैंप में भी अ, छात्र अपना योगदान देते हैं, वो टीम वर्क करना सीखते हैं, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसके साथ ही अपने कला सांस्कृतिक जो पहलू हैं, उसको भी उजागर करते हैं। ये तो हो गई वो 2 अ, शिविर जो नॉर्मली होती ही है हमारे विश्वविद्यालय या जहाँ भी बच्चा जुड़ा होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे एकाकीकरण शिविर आयोजित किए जाते हैं वर्ष भर में, जिसमें चयनित छात्रों को भेजा जाता है अपने विश्वविद्यालय या अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए और इसके साथ ही अ, जो पूरे भारत के छात्र आते हैं, उनके साथ एक एकाकीकरण शिविर में एक-दूसरे को जानने, पहचानने का मौका मिलता है, वहाँ की कला संस्कृति को जानने, समझने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो एनएसएस में एक हम देखते हैं, जो एक एक छात्र के लिए, एक स्वयंसेवक के लिए बहुत ही गर्व का पल होता है, जो वो हमारे 26 जनवरी के परेड में शामिल होने का प्रयास करते हैं, उसके लिए जो आयोजन होता है, उसका चयन प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी हम लोग मेरे ख्याल से जुलाई-अगस्त से ही उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और बच्चे उसके लिए 26 जनवरी परेड के लिए प्रयास करते हैं, उसका चयन होता है प्रॉपर। प्रथम चयन जो होता है वो हमारे विश्वविद्यालय स्तर पे होता है, उसके बाद राजकीय स्तर पे होता है। राजकीय स्तर में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो हम अ, राष्ट्रीय स्तर पे 26 जनवरी को परेड में प्रस्तुत करते हैं, अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के कई सारे अवसर हैं, जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने के बाद छात्र-छात्राएँ अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की जो जज़्बा रखते हैं, वो इस राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ के अपने सभी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे जुड़ के आप न सिर्फ़ क्योंकि देखिए ये जो हम बच्चों का चयन करते हैं, वो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे होते हैं और आगे उनको चल के इसी काम को बेस्ट रूप में देना है। जैसे अगर मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे चिकित्सा के फील्ड में अपना बेस्ट योगदान देना है या मैं इंजीनियर हूँ, तो बेस्ट देना है। लेकिन वो किसके लिए हम करते हैं? हम करते तो काम समाज के लिए हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपना करियर बनाता है, वो अंततः जुड़ता समाज के साथ ही है। टीचर का काम है जिस तरह से अच्छे भावी हमारे जो हम भविष्य के हमारे
करता धरता है उनको डेवलप करना, इंजीनियर का काम जो भी अलग-अलग विधाओं में है, उनको भी अपना ही बेस्ट देना, किसके लिए? समाज के लिए। तो ये हम लोग एनएसएस में जुड़ के पढ़ाई के दौरान ही ये काम करते हैं, जिसमें हम ये बोध कराते हैं छात्रों को कि आपकी शिक्षा एक अपनी जगह है, उसकी अहमियत अपनी जगह है और समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है, वो बहुत ही आवश्यक है और इसे अगर हम आरंभ से ही अपने ज़हन में बिठा लें, तो आगे चल के हमें बहुत से फैसले लेने में बहुत सी आसानी होगी। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ तकनीकी सत्र में और भी बहुत सारे वक्तागण हैं, तो सभी का स्वागत है और मुझे सुना आपने उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम जब एनएसएस कैंप कर रहे हैं या जो है कौन कौन से कैंप होते हैं, हमें कब करना है, कैसे करना है, इसके संबंध में। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जो है ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम एक स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, परेड या उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं हमारे, जिसमें हम दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ में, इस समय पर हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ में कार्यक्रम चल रहे हैं, हम वहां उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, देश को जानना है तो हम या तो भ्रमण करें और या हम वहां के लोगों से मिलें। इसके साथ ही जो है एनएसएस आपको ये भी अवसर देता है कि आप यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, जिसमें राज्य के, देश के अलग अलग जगहों के बच्चे सहभागिता करते हैं। आप पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में अभी सुबह ही बात हुई थी, श्रोती सर ने कहा कि जल्दी ही यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होगा और संभवतः उसकी डेट भी 24 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में ही आयोजन की कुछ तिथि निर्धारित की जाएगी या की गई है। तो हम इनमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं। इसके बाद एनएसएस के कुछ वित्तीय पहलू हैं और किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जाए, इस पर मैं चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिल्पा मिश्रा को कि आप जो है मार्गदर्शन करेंगे किस तरीके से एनएसएस के वित्तीय पहलुओं को मैनेज किया जाए। डॉक्टर शिल्पा। क्या रख लो पानी। हाँ जी सर। क्या वही तो रखा है ऊपर। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या मैं आप लोगों को विजिबल हूँ? यस मैम, यस मैम। थैंक यू सर। पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जो मेरा बहुत ज्यादा ये इश्यू है कि मैं ओरिएंटेशन से बहुत कुछ सीखना चाहती थी। तो मैं आप सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स को और हमारे माननीय कोऑर्डिनेटर सर प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे आज इस मंच से बोलने का मौका दिया। और सभी कार्यक्रम अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि आप सभी आज कुछ अच्छा मुझे बताने वाले हैं, क्योंकि मैं आज ज्ञान भी लेने वाली हूँ और थोड़ा सा जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है मैं उसे भी आप सभी के साथ बांटना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम मैंने एक पीपीटी बनाई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो बजटरी एस्पेक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं एनएसएस के, मैं उसे आपके संग साझा करना चाहूंगी। तो मैं उमेश सर से सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अपनी स्क्रीन जो शेयर कर रही हूँ तो काइंडली मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना सर? मैं परमिट कर रहा हूँ मैम। जी सर, जी सर।
हाँ जी सर, मैं मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑन है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Welcome to Orientation Program 2020, that is National Service Scheme from Bundelkhand University, Jhansi. So my topic is NSS Administrative Structure and its Financial Aspects, जिसमें मैं पूरा संरचना बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है हम सबके लिए कि यदि हम बहुत अच्छे से काम करते हैं तो हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक भी जा सकते हैं। और सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एनएसएस अपने आप में हमें ये भी सिखाता है कि हमें फाइनेंशियल कंजम्पशंस किस तरीके से करने हैं, क्योंकि हमें बहुत कम में बहुत ज्यादा करके दिखाना होता है, इसीलिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनएसएस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 4 लेवल्स, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि मैंने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ली है वो एनएसएस के मैनुअल से ली है। मैंने काफी सर्चिंग करी तो उसमें मुझे कुछ जो मेजर सोर्सेज मिले हैं जिसमें मुझे ये कैटेगराइजेशन प्राप्त हुई है। तो पहला लेवल जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है, जो कंप्लीट नेशन को अपने आप में एकत्रित करता है। दूसरा जो लेवल है वो स्टेट लेवल पर होता है, लाइक हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का अपना भी एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। देन वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है एंड इसके बाद वो +2 लेवल पे होता है। +2 लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11th और 12th स्कूल्स में जो चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, वहां पर एनएसएस की प्रक्रिया को चालू किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो सबसे मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। यहीं से हमारी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल किरण रिजिजू जी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है स्पोर्ट्स को लेकर और यूथ अफेयर्स को लेकर। हम बात करते हैं पहले लेवल की, जो है फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट नेशनल लेवल। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसके अलावा कुछ रीजनल सेंटर्स भी हैं। और ये जो यूथ अफेयर्स है इसे नोडल डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज नोडल डिपार्टमेंट क्योंकि यहाँ पर सारी पॉलिसी फ्रेमिंग और उनकी प्लानिंग की जाती है। जो भी हम साल भर के या फिर अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी हम एनएसएस के प्रोग्राम इवैल्यूएट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से होते हैं और फिर उन्हें आगे के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। NSS falls under the jurisdiction of Department of Youth Affairs and Sports। इसकी जो न्यायीकरण, जो न्यायालय टाइप जो चीजें होती हैं या फिर हम कहें कि जुडिशरी जो उसका होता है, वो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही उसको मैनेज करता है। एंड उसका जो जुडिशरी मैटर्स हैं वो सीनियर ऑफिसर होता है जो कि रैंक रखता है ज्वाइंट सेक्रेटरी की। वो सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके जुडिशरी मैटर्स को मैनेज करना और उनको इंप्लीमेंट करने का काम है ज्वाइंट सेक्रेटरी का। इसके बाद कुछ इम्पैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशंस को हम कह सकते हैं ETI, जो कि ट्रेनिंग्स दे रही हैं एनएसएस से रिलेटेड। और बहुत जरूरी होता है, मैंने जो चीज जानी है अभी तक, कि TOC करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम एनएसएस में हैं तो हमारा TOC होना, हमें ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेशनल लेवल पर होता है प्रोग्राम एडवाइजर्स, जो पूरे नेशनल लेवल के जितने भी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी एडवाइजरी कंडक्ट करता है। इसमें इसका जो फंक्शनिंग है वो है टू एडवाइज फॉर एनएसएस प्रोग्राम इन ऑल रिस्पेक्ट। जितने भी एनएसएस प्रोग्राम अभी डॉक्टर श्वेता पांडे मैम ने अभी डिस्कस किए, वो सारे प्रोग्राम्स इसमें इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनकी पॉलिसी फ्रेममेंट की जाती है। इसके बाद to liaise with the state government, university and with other organization। तो यहाँ लाइज का मतलब क्या है कि संपर्क अधिकारी वगैरह होते हैं। संपर्क अधिकारी जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के संग और जो विभिन्न यूनिवर्सिटी इंडिया के स्ट्रक्चर में वर्क कर रही हैं और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके संग संपर्क, उनके संग कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करती हैं। देन हमारी आती है टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ
की पर्सन्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स थ्रू द TOC एंड TORC, जिसकी अभी मैं आपसे बात कर रही थी। ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, अगर ये ओरिएंटेशन आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में हमें NSS क्यों करना चाहिए और क्या क्या प्रॉपर तरीके से हमें किन चीजों को कंडक्ट करना है पूरे NSS के 3 इयर्स के दौरान। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनिंग, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ NSS फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द TORCs और अदर सुटेबल एजेंसीज टू प्रमोट रिसर्च वर्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, अगर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के साथ साथ एकेडमिक लीडिंग करें तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिसर्च, अगर हम बात करें रिसर्च की, तो NSS आपको रिसर्च की भी एरिया में ओपनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं देश, अपने देश में या फिर विदेश में, हम वो भी रिसर्च कर सकते हैं NSS के माध्यम के द्वारा। इसके बाद प्रोग्राम एडवाइजर का काम है सुपरवाइज करना रीजनल सेंटर्स को। के बाद नेशनल लेवल पे हमारा प्रोग्राम एडवाइजर सेल होता है। एडवाइजर सेल का भी काम डिफरेंट लेवल्स पर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना और डिफरेंट टाइप की एडवाइजरीज प्रोवाइड करना, जिसमें कि जो डिप्टी प्रोग्राम एडवाइजर्स और कोर सपोर्ट स्टाफ जिसको कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद हमारी आती है सेल्फ फंक्शनिंग एज प्रोग्राम मॉनिटरिंग सेंटर फॉर द कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टेट्स। अब क्योंकि सर हमेशा हम लोगों को इस बात के लिए कहते हैं कि आप ट्विटर पे, मैं खुद इतना अच्छा ट्विटर पे मेरा वर्क नहीं है, मैं बिल्कुल सीखूंगी इस चीज के लिए, कि सर हमेशा कहते हैं कि हमारा जो डेटा अवेलेबल होना चाहिए वो डिफरेंट सोर्सेज और सोशल मीडिया पे होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि डेटा हमें स्टेट्स डेटा देता है तो वो नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टेट्स लेवल पे जो डेटा कंपाइल होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे डेटा कंपाइल होगा, और NSS के रीजनल सेंटर्स पर जो डेटा प्रोवाइड होता है, उसके बाद ही डिपार्टमेंट, जो मेन डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स का, वो हमें फीडबैक देता है कि अब आपको क्या करना है और आप कैसा आपने किया है। Thus, the program advisor cell for all practical purpose functions as the NSS headquarter. Now I will talk of NSS regional centers. ये भी नेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट रीजनल सेंटर्स अभी रिकॉर्ड किए गए हैं। मैंने अभी जो पढ़ा तो उसमें 15 रीजनल सेंटर्स के बारे में मैंने जाना, और मैं अभी इसको और सर्च करूंगी कि मे बी रीजनल सेंटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड और नॉट। तो RC का काम क्या है कि RC इज अ सबऑर्डिनेट फील्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड वो वॉलंटियर्स की स्ट्रेंथ और साइज को बढ़ाना चाहता है। RC रीजनल सेंटर्स की जो जिस माध्यम के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव से NSS खुला है, तो वॉलंटियर्स की स्ट्रेंथ बढ़े। जितने ज्यादा NSS का एक्सपेंशन होगा पूरे इंडिया में, उतना ज्यादा NSS उभर कर आएगा। इसके बाद प्रोग्राम एडवाइजर्स के साथ असिस्टेंट प्रोग्राम एडवाइजर्स को भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और कुछ डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, एडवाइजर, असिस्टेंट प्रोग्राम एडवाइजर्स होते हैं रीजनल सेंटर्स में। इसके बाद बात आती है स्टेट लेवल की। सेकेंड स्ट्रक्चर इज ऑफ स्टेट लेवल, जिसमें स्टेट लाइसेंस सेल्स होते हैं। स्टेट लाइसेंस सेल्स बेसिकली जो आपके राजकीय संपर्कीय सेल होते हैं, जो संपर्क स्थापित करते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, और साथ में स्टेट एडवाइजरी कमेटी भी होती है। जैसा कि लिखा है, स्टेट NSS सेल का काम क्या है? एट द स्टेट लेवल देयर विल बी अ स्टेट NSS सेल headed by the state liaison officer. The government of India extend percent financial assistance for establishing the state NSS cell. तो इसके लिए पूरा financial assistance भी दिया जा रहा है state NSS cell को। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टेट NSS सेल। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मेरी स्लाइड्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो मैं बिल्कुल बात करूंगी कि बजटरी एस्पेक्ट्स और बजटरी प्रोविजन प्रोवाइड करना, NSS को स्ट्रेंथ देना, +2 लेवल और काउंसिल्स बनाना, ये सब स्टेट NSS सेल का वर्क है। साथ ही साथ स्टेट लाइजन ऑफिसर होता है। तो स्टेट लाइजन ऑफिसर का वर्क है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट लेवल पे और कॉलेजेस हैं, +2 लेवल है, उनके संग फॉलो अप करना, ये वर्क है स्टेट लाइजन ऑफिसर का, जिसको हम राजकीय संपर्क अधिकारी भी बोलते हैं। तीसरा लेवल होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल की बात हम करें, जिसमें कि जो कॉलेजेस भी आते हैं, हमारी खुद की जो यूनिवर्सिटी है दैट आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, और मैं खुद देख रही हूँ कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स यहाँ पर एकत्रित होते हैं। नाउ NSS की यूनिवर्सिटी सेल होती है, हमारे यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी सेल है जहां पर सारे कार्यक्रम अधिकारियों की मीटिंग्स होती है, और सर हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो कॉलेजेस के
प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर एकत्रित हों। इसका काम क्या है? द यूनिवर्सिटी हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 10,000 NSS volunteers should have full-time program coordinators. अगर 10,000 से ज्यादा NSS volunteers हैं तो full-time program coordinator अपॉइंट करना होगा, और यदि 10,000 से कम NSS volunteer हैं तो केवल आप part-time program coordinators को अपॉइंट कर सकते हैं। NSS being an academic extension program, the university will provide infrastructure. अगर आपके पास इतना बड़ा NSS का volunteer है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीफोन, ऑफिस इक्विपमेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंस, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, एक सेल नहीं होगा। इसके बाद द सेल विल फंक्शन अंडर द वाइस चांसलर, द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एंड द एनएसएस विल बी इन चार्ज ऑफ द सेल एंड द मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी। नाउ इसी में आता है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स भी आते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का जो सबसे बड़े हमारे जो माननीय प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर हैं वो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और ऐसे ही स्टेट लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स वर्क कर रहे हैं, और उनका पूरा प्रयास रहता है कि उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स हमेशा साथ रह के एक साथ एनएसएस को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जैसा कि हम लोग रोज ही मीटिंग्स करते हैं और उसमें सर हमें सारे फंक्शंस हमारे बताते हैं कि हमें कैंप ऑर्गेनाइज करना है, ट्रेनिंग्स लेनी है और देनी है, फिर हमारी मॉनिटरिंग होती है, हमारा इवैल्यूएशन नोडल अधिकारी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर उमेश सर हैं वो हमारा मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन भी करते हैं। के बाद एनएसएस की रेगुलर एक्टिविटीज और स्पेशल कैंपेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताया जाता है, और रिलीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइमली रिलीज ऑफ ग्रांट्स टू कॉलेजेस, ये भी हमें अवेलेबल हो जाता है। Then pattern of expenditure at university level, तो इसमें जो पैटर्न है वो है कि हम फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो हमें मिलता है वो सैंक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके बाद हमें उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जो यूनिवर्सिटी एडवाइजरी कमेटी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी बजट नहीं मिल रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इजी टास्क नहीं है, ये बहुत जब गवर्नमेंट से सैंक्शन होती है, पूरा बजट पास होता है, इसके बाद ही हम उस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त कर पाते हैं, और उसका जिसका ऑडिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इफ वी टॉक ऑफ फाइनेंशियल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसमें बहुत सारे पॉलिसी डायरेक्टिव्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं यूनिवर्सिटी को। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट +2 लेवल, ये +2 लेवल का है, लाइक जिसमें मैं बता रही थी आपको कि 11th और 12th के लोग जो होते हैं, अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, that is government of India, for extension of NSS at +2 level. Initially NSS was introduced at +2 level in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal and Goa on experimental basis. But after that, other states also followed it, and approximately 1,20,000 volunteers have been enrolled in +2 by the end of the year 1992 and 1993. तो जब उस समय इतने ज्यादा हो गए थे, तो आज तो और भी इसका एरिया बड़ा है। Now NSS cell, यहाँ पर भी NSS cell होता है +2 लेवल पर। Now I am talking about administrative structure of उत्तर प्रदेश only. तो हमारे यहाँ रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ NSS लखनऊ है, इसमें डॉक्टर AK श्रुति जी सर हैं, उनका मैंने ये डेटा दिया हुआ है, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं। देन मिनिस्टर लुकिंग आफ्टर NSS डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी CM एंड मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन। देन श्रीमती नीलिमा कटियार, स्टेट मिनिस्टर हायर एजुकेशन। Then PS Secretary dealing with NSS is Srimati Monica Garg and Shri R Ramesh Kumar, ये इनके एड्रेसेस हैं। Then Dr. Anshumali Sharma ji sir, he is State NSS officer, इसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रही थी। Now these are the list of program coordinators, आप नीचे देख रहे होंगे, ये हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं उत्तर प्रदेश के लेवल पर, डॉक्टर रामवीर चौहान, डॉक्टर मंजू सिंह, देन डॉक्टर शमीर सिन्हा, डॉक्टर मुन्ना तिवारी सर, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इनका भी सर का भी सारा डेटा यहाँ पर रिकॉर्डेड है। इसी प्रकार से और भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं, ये पूरी लिस्ट है ना। ये मेरा एक कॉमन पूरा मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि सेक्रेटरी, देन ज्वाइंट सेक्रेटरी सबसे हेड होते हैं, देन प्रोग्राम एडवाइजरी सेल होती है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनएसएस रीजनल सेंटर, असिस्टेंट प्रोग्राम एडवाइजर एंड यूथ ऑफिसर्स। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, और ये इम्पैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं फॉर एनएसएस।
इसके बाद लाइजन सेल होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। NSS State Liaison Cell headed by State Liaison Officer, then University Directorate, affiliated colleges, principals, program officers. Now, NSS units and program officers. Programs of NSS are conducted and executed unit wise. हम unit wise programs conduct करते हैं, जिसमें 100 हमें 1 year में लेना होता है, 50 volunteers के साथ हम special camp arrange करते हैं. And each unit runs under leadership of program officer. और प्रोग्राम ऑफिसर की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए क्योंकि हम 50 और 100 लोगों को आगे लेके जा रहे हैं. प्रोग्राम ऑफिसर सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एंड इंटरेस्टेड एनएसएस वॉलंटियर आफ्टर थॉरो स्क्रूटनाइजिंग ऑफ वॉलंटियर्स. हमें ऐसे ही सिलेक्ट नहीं करना होता है वॉलंटियर्स को, हमें थॉरो स्क्रूटनाइजिंग करनी होती है. Then program officers play important role in developing personality of NSS volunteers and make them to understand the social and environmental welfare of society. Now, because I have taken 2 aspects. Now, next is budgetary explanation. Now, session and standard rates of budget. This is financial year of NSS starts from 1st April to 31st March. Per student, rupees 225 are allocated. As 100 students are there, that equates rupees 22,500. Now, out of 22,500, for badges and certificates are deducted rupees 5,000. ये total 10 rupees का हर बच्चे पर लगता है, तो total 1,000 rupees deduct हो जाता है. इसीलिए हमें 21,500 ही प्राप्त होता है. तो university is granted with rupees 21,000, in which rupees 215 is allocated to each student in a year, जो कि बहुत कम हम मान सकते हैं. इसीलिए क्योंकि NSS में सिखाया ही जा रहा है कि आपको कम कंजम्पशन में ज्यादा एफिशिएंट वर्क करना है. इसके बाद स्पेशल कैंप के लिए रुपीज 450 एलोकेट होते हैं पर स्टूडेंट. नाउ टोटल फंड एलोकेटेड इज रुपीज 22,500 पर यूनिट. ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा टाइप नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ये सत्र एवं बजट की मानक दरें यहाँ पर दिखाई हुई हैं. तो कृपया आप इसको देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सत्र वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है. और ये जो मैंने आपको बताया 22,500 और 21,500 का डिफरेंशिएशन, ये इसमें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि व्यय की मदें जो हैं, अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट ऑफ पैकेट अलाउंस मिलता है 50 छात्र इकाई पर ये मिलता है. तो आई विल शेयर दिस पीपीटी ऑल्सो, किसी को अगर जरूरत है. तो राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई में एक लिपिक व एक अनुसेवक तथा 1 से अधिक इकाइयों की दशा में अधिकतम 1 लिपिक व 2 अनुसेवक से अधिक संवृत नहीं किए जाए. ये सब बातें कुछ वहां बताई गई हैं जो मुझे सर के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तो मैंने आप लोगों से साझा करनी चाहिए. इसके बाद ये मैंने ऐसी स्ट्रक्चर को एक इंग्लिश में फ्रेमिंग कर ली है कि कितना कौन सी दरों में हमें कितना पैसा मिलता है. रिफ्रेशमेंट के लिए, परचेज ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट के लिए, स्टेशनरी के लिए, कुछ ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, कुछ जनरल प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि हम योगा सप्ताह मनाते हैं, एनवायरमेंट डे मनाते हैं, पल्स पोलियो, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, इनके लिए भी हमें ये फंड एलोकेट होता है. ना एक्चुअली मैंने ये यहाँ पर फाइनेंशियल पैटर्न दिखाया है, तो ये काफी बड़ा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, जिसमें एनएसएस के प्रोग्राम्स होते हैं कि एनएसएस रेगुलर एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ये 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें 120 घंटे में काम करना है. इसके बाद स्पेशल कैंपेनिंग प्रोग्राम होते हैं 7 डेज के. देन बैंक इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एज पर द पॉलिसी डायरेक्टिव द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू कीप द एनएसएस फंड इन सेविंग बैंक अकाउंट. द फंड डज डिपॉजिटेड ऑन इंटरेस्ट रेगुलरली. अगर हम इस फंड को डिपॉजिट करेंगे तो हमें इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा. से हम उस इंटरेस्ट से हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेंगे, और एडवाइजरी कमेटी भी हमें परचेजेस करने के लिए अलाउ करेगी. इसके बाद हम व्हीकल परचेजेस भी कर सकते हैं. फिर जनरेशन ऑफ, ये सेकंड पॉइंट बैंक हो गया. इसके बाद हमारा है जनरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज. विद अ व्यू टू एनकरेज द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एसोसिएशन ऑफ एनएसएस यूनिट, द जीओआई हैज परमिटेड द एनएसएस यूनिट टू चार्ज अ नॉमिनल फी फ्रॉम द स्टूडेंट हु डिजायर टू जॉइन एनएसएस. हम एक बहुत नॉमिनल फी लेते हैं स्टूडेंट से 5 रुपए की, जो कि जिसका ड्राफ्ट बनके जो यूनिवर्सिटी के पास डिपॉजिट हो जाता है, और जो बहुत कंपलसरी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हमेशा हम प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें बहुत कुछ देना भी है एनएसएस को. The NSS unit will keep 50% of this amount and pass the balance to the program coordinators of the university as well as the colleges. The fee may be used towards the meeting
The additional cost of any of the establishment in innovative program development awards and incentives उनमें भी यूज होता है। ये जो बच्चों से लिया गया उसका 50% प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को दिया जाता है, जो कि अवार्ड्स वगैरह में यूज किए जाते हैं ना। ये हमारा कुछ ये मैंने बुक से ही निकाला है एनएसएस की, जो मुझे सर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना विशिष्ट शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत परिसर, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्था को स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण इस प्रकार से दिया जाना होता है कि अपनी पत्र संख्या, फिर दिनांक, विश्वविद्यालय किस आप मंडल जोन से हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पर फीड करके देनी होती है, कितना व्यय आपने साल भर में खर्च किया हुआ है। देन ये एक सेकंड है जिसमें आपको वर्ष का पूरा डिटेल देना होता है और फिर कार्यक्रम अधिकारी साइन करते हैं, प्राचार्य साइन करते हैं और कुल सचिव साइन करते हैं। तो सारी बातें हमारे कुल सचिव के नजरों से होते हुए निकलती हैं। एंड दिस इज ऑल, थैंक यू ऑल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगो ऑफ एनएसएस इज नॉट मी बट यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये एनएसएस में उसकी संरचना क्या है, किस तरीके से एनएसएस काम करता है। और मैम प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर। सर मैं वही कर रही हूँ। सर आप मुझे होस्ट वो करिएगा, ये मैं कर नहीं पाती हूँ इसको। एक मिनट सर। मैम आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लीजिए। जी एक मिनट सर। सर मैं यहाँ से कर रही हूँ, ये हो नहीं रहा है मुझसे, कैसे ऑप्टिमाइज स्क्रीन। सर मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है। आपने बताया कि एनएसएस के संरचना क्या है, किस तरीके से एनएसएस काम करता है और उसके वित्तीय पहलू क्या हैं। इस पर मैं थोड़ा सा जो है काम जो करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, इन चीजों पर आपने, और क्या वित्तीय पहलू हैं बात हुई। मैं अब इस पर जो है अपनी बात रखने के लिए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर यतीन्द्र सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए और किस तरीके से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके इनके बीच में। तो इस पर मैं अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर यतीन्द्र मिश्रा सर को। प्लीज सर। डॉक्टर यतीन्द्र सर। शायद सर कहीं पर व्यस्त हैं किसी काम में। मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि हम लोगों को जिन विषयों पर बात करना था उसमें एक तो ये था कि एनएसएस में क्या क्या चीजें हैं और एनएसएस को हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कार्यक्रम का संचालन भी कर रहा हूं और मुझे एक प्रेजेंटेशन भी है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं पहले कि हम चाहते क्या हैं इन चीजों पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी, इसमें आपको बोल दिया गया बोलने को। ये अब आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, ये जो हमें क्या काम करने हैं और कैसे करने होते हैं। हमने बात किया था कि हमें उस लेवल तक जाना है जहां पर हम एनएसएस के अवार्ड को प्राप्त कर सके या हम उसके योग्य बन सके। तो इसमें ये जो स्क्रीन हम इस समय पर देख रहे हैं, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी या जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए है। तो अगर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर मुन्ना सर अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके जो अवार्ड मनी है वो 5 लाख रुपए की है, जो यूनिवर्सिटी के लिए है, तो सर को जो चीजें बताना है उनमें प्लांट्स कितने हुए हैं, कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ब्लड डोनेशन। सर जब अपनी रिपोर्ट देंगे तो यह विश्वविद्यालय के स्तर पर रिपोर्ट होती है कि कितने जगह पर ब्लड डोनेशन, कितने यूनिट ब्लड डोनेट किए गए,
हेल्थ कैंप कितने आयोजित किए गए, कब कब आयोजित किए गए, ये आपको 3 साल में पूरा 3 साल का रिकॉर्ड देना होता है। इसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम या रैली कैंपेन, जब मैडम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, तो उन्होंने ये बताया कि हमें अलग अलग मदों में कहाँ पर क्या पैसा खर्च करना चाहिए, तो उसमें रैली के लिए भी एक निर्धारित अमाउंट रखा गया है कि आप इस पैसे को, इस धन को रैली में खर्च करेंगे। तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो एड्स को लेकर के है, ह्यूमन राइट्स डे को लेकर के है, या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के है, या वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, इन चीजों पर हमने क्या काम किया है, इसका हमें पूरा अपना रिकॉर्ड देना होता है। इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए हमने क्या किया है, कितने कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, कितने लोगों ने सहभागिता की है, इसके संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, क्योंकि एनएसएस भारत में एक बहुत बड़ा मतलब युवाओं का एक समूह है कि इतनी बड़ी संख्या किसी भी एकेडमिक बॉडी के पास में हो, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ लगभग 3.5 लाख स्वयंसेवक होते हैं। झांसी में ही 20,000 स्वयं, मतलब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 20,000 स्वयंसेवक हैं। और आप बुंदेलखंड से परिचित हैं, कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जिसके पास इतनी संख्या में लोग हों। तो जो सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे वो अब उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री जनधन योजना है, अवेयरनेस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के है, डिजिटल लिटरेसी। अभी हम लोगों ने जो गढ़मऊ में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिस गांव को पुलिस के साथ में गोद लिया गया था कि वहां पर हम लोगों को डिजिटली लिटरेट करें। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत ही कैशलेस इंडिया, ये भी जो है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। या और जो प्रोग्राम आते हैं समय समय पर, चाहे वो मिशन शक्ति है, चाहे वो नमामि गंगे है, इन सभी पर हमने क्या काम किया है, इसकी रिपोर्ट हमें देना होता है। ड्यूरेबल एसेट्स, जैसे आपने बगीचे बनाए, एनएसएस गार्डन का आपने निर्माण किया है, या एनएसएस पॉन्ड आपने बनाया है, इसके बारे में हमें बताते हैं कि हमने 3 साल में, क्योंकि एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 3 साल के लिए होता है नियमतः, तो 3 साल में उन्होंने इस पर क्या काम किया है कि जो एक लंबे समय तक, मतलब हमने क्या दिया है जो लंबे समय तक चले, इसकी रिपोर्ट हमारी होती है। हम जो हमारे कार्यक्रम रहे हैं वो नेशनल लेवल पर कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, स्टेट लेवल पर कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इसके संबंध में हम जानकारी देते हैं अगर हम अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो पास्को एक्ट है, जेंडर के संबंध में महिला सशक्तिकरण या लैंगिक विभेदता ना हो, इसके संबंध में कितने कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो योजनाएं हैं इन पर विश्वविद्यालय ने क्या किया है। उसके बाद हम विकलांग या दिव्यांग के लिए क्या काम कर रहे हैं, प्लास्टिक फ्री, क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा है कि प्लास्टिक फ्री हो और हम उसके दुष्प्रभाव को भी जानते हैं, तो हमने उसके संबंध में हमारे जो कॉलेज हैं, जो हमारी यूनिट हैं, उन्हें क्या किया है, हम इसके बारे में बताते हैं। एडल्ट लिटरेसी, ग्रीन विलेज, और इसके अलावा हमने क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है एनएसएस के द्वारा, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक चीज देखें तो इसमें जितनी चीजें हैं, हम लगभग हर काम को करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ रहे हैं। कहीं पर हम पास्को एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं हम जो है प्लास्टिक फ्री के लिए हम रैली निकालते हैं। तो हमें करना क्या है इन पर, ये कोऑर्डिनेटर इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो दूसरा मैं आपको शो कर रहा हूँ, दोनों वही चीज है। ये है कार्यक्रम अधिकारियों के लिए कि जब कोऑर्डिनेटर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो पूरी रिपोर्ट होती है पूरे विश्वविद्यालय की। अब ये जो दूसरी रिपोर्ट है, ये कार्यक्रम अधिकारी और कॉलेज के लेवल पर कि अगर हम अपनी यूनिट को अवार्ड के लिए भेजना चाहते हैं
कि हमारी यूनिट अवार्ड के लिए जाए या कार्यक्रम अधिकारी अवार्ड के लिए जाए, तो उसको भी इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है कि प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, हेल्थ हाई कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम, एनवायरमेंट, या जो है जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, लिटरेसी, और जब कोई स्वयं सेवक जा रहा है, ये वॉलंटियर्स के लिए है, हमारे कुछ स्वयं सेवक भी जुड़े हुए हैं, वो ध्यान दें कि अगर वो जो है जा रहे हैं, वो अपना अवार्ड के लिए एक साल में 30 वॉलंटियर्स को अवार्ड दिए जाते हैं, एक साल में 10 यूनिट को अवार्ड दिए जाते हैं और 10 कार्यक्रम अधिकारियों को अवार्ड दिए जाते हैं। ये हमारा, हम इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, हम लोग ना तो अप्लाई करते हैं और ना उनको जो है कोशिश करते हैं कि वो हमें मिले। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो अब जैसे यहाँ पर स्वयंसेवक ने कितने प्लांट को जो है लगाया, कितने पौधे लगाए हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। 3 साल में ब्लड डोनेशन उन्होंने कितनी बार किया है, कितने यूनिट किया हुआ है, कितने कैंप हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्हें कितनी सहभागिता की है, कितने कार्यक्रम अटेंड किए हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के हैं इनके बारे में, या जितने भी कार्यक्रम है सभी के लिए कार्यक्रम एक ही है। अब सवाल इसका है कि हम कर तो हर चीज रहे हैं और हर चीज करते हुए भी अगर हम अवार्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारी कमी कहाँ पर है, या हम अप्लाई भी कर रहे हैं और हमें वो अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहाँ पर चूक रहे हैं, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। मित्रों, कल भी हमारी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने आपसे कहा था कि जिस एरा में हम रह रहे हैं, ये एरा भौगोलिक युद्ध का नहीं है। हम एक देश से दूसरे देश को लड़ करके नहीं जीत सकते हैं, नहीं हरा सकते हैं। ये पूरा एक तरीके से बौद्धिक या हम कहें कि संचार का युद्ध है। जिसके पास में जितनी सूचनाएं हैं, जितना इंफॉर्मेशन है, वो उतना ताकतवर है, और जिसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है वो कमजोर माना जाएगा। बहुत सारी योजनाएं आती हैं सरकार की, बहुत सारी चीजों पर चर्चा होती है, और जानकारियों के अभाव में अभी मैं देख रहा था जो है किसी मैगजीन में, उसमें आता है कि कुछ हिंदी साहित्य के अवार्ड हैं जिसमें लिखा गया कि जो है ये ऐसे लोगों को दे दिया गया कि जो कविताएं समझ में नहीं आती हैं या किसी दर्जे की नहीं होती है, उनको दे दिया जाता है अवार्ड। क्या निर्णायक मंडल पत्रिकाएं नहीं पढ़ता है? तो दोस्तों, निर्णायक मंडल पत्रिकाएं पढ़ता है, लेकिन निर्णायक मंडल के पास में एक मुश्किल होती है कि वो उन्हीं पर फैसला करेगा जो उनके पास एंट्री आई हुई है। जो निर्णायक मंडल के पास में एंट्री नहीं है उस पर वो फैसला नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? अगर आप अपना पूरा साल देखेंगे तो आपने लगभग हर कार्यक्रम किए हैं, आप उसके लिए तैयारी करें। हम चाहते हैं कि मानसिक रूप से बहुत जिस भी तरीके से हो हमें अवार्ड चाहिए। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में। सर ने अभी 2-3 मैसेज रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाले हैं जिनमें ये कहा गया है कि प्लीज आप अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसको ग्रुप में ना शेयर करें। क्या आप परेशान नहीं होते हैं जब आपके मोबाइल की मेमोरी भरने लगती है, स्पेस नहीं खाली होता है, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं और वो डेटा कहीं पर सेव नहीं होता है। इट मे बी पॉसिबल कि आपने उसका जो है बैकअप ले लिया हो और वो आपके जो है गूगल फोटोज वगैरह में चला जाएगा, लेकिन उसको आप दोबारा ढूंढना चाहेंगे तो आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं। आप कार्यक्रम में रहे, बहुत अच्छा है। हमने ये देखा है क्योंकि अब इंफॉर्मेशन पर कोई एजेंडा नहीं तय है, हम अपने एजेंडे खुद तय करते हैं। अगर हम आज से 40-50 साल पीछे जाएं तो हम ये कहेंगे कि न्यूज़पेपर अपने एजेंडे तय कर लेते हैं या जो है मीडिया अपना एजेंडा तय करती है और उसके अनुसार चीजों को परोसती है। आज हम जिस समय में हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है, तो
कोई न्यूज़पेपर आपकी खबर को दे रहा है, नहीं दे रहा है, छाप रहा है, नहीं छाप रहा है, वो एक विषय हो सकता है, लेकिन 20,000 स्वयं सेवकों के होते हुए भी अभी 2-3 दिन हुआ, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि 2-3 दिन हुआ है, किसान एकता मोर्चा एक ट्विटर हैंडल बनाया गया जिसको लगभग 65,000 लोगों ने फॉलो किया है। इतने लोग दिल्ली में नहीं है, 65,000 लोग दिल्ली में नहीं होंगे उस आंदोलन के लिए, लेकिन उसको 65,000 लोगों ने फॉलो किया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ 20,000 स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, कोई भी कंटेंट अगर हम उसको 3,000 से ऊपर एक हैशटैग पर हम शेयर कर लेते हैं तो वो ट्रेंड करता है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं एक चीज कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है, जो चीज ट्रेंड करने लगती है गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। अगर हमें इतना सामर्थ्य है, हम 20,000 में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% हम काम करेंगे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम 20% भी काम कर ले रहे हैं, हमारे 20% स्वयंसेवक भी हमारे साथ में हैं, तो हमें अवार्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे 20% स्वयंसेवक मतलब लगभग 4,000, अगर 4,000 स्वयंसेवक किसी भी हैशटैग पर 2-2 ट्वीट भी करेंगे, जैसे हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इस पर सभी स्वयंसेवक 2-2 ट्वीट भी कर देते हैं तो हम ट्रेंड करेंगे, और ट्रेंड करते ही जो है पूरे देश की नजर आपके ऊपर होगी। और जब एक बार आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको लोग जानते हैं, तो उस समय पर अवार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। आप वीडियो बना करके हमारे मोबाइल पर डाल देते हैं या ग्रुप में आप वीडियो डाल देते हैं, और वो वीडियो हम एक बार देखते हैं और डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने मोबाइल का स्पेस भी देखना है। क्या हम उसको किसी YouTube चैनल पर डाल सकते हैं? क्या हम उसको अगर हम 2 मिनट से कम की वीडियो है, मतलब 2 मिनट 35 सेकंड या 45 सेकंड की वीडियो है, तो क्या हम उसको ट्विटर पर डाल सकते हैं? हमें मेहनत उतनी ही करनी है, हमें इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो फिर अगर हम ग्रुप में भेज रहे हैं, चीज को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, तो जैसे एक एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, आप 5 लोगों को शेयर कर रहे हैं, क्या आप अपनी चीजें दिखाना नहीं चाहते हैं लोगों को? क्या आप अपनी चीजें बताना नहीं चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप क्यों उनको शो कर रहे हैं, क्यों उनको ग्रुप में भेज रहे हैं? तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है या जिन चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सर से जब हमारी चर्चा हुई थी कि हम ओरिएंटेशन, सर का विषय था कि ओरिएंटेशन किया जाए, क्योंकि सर ने कहा कि हम लोगों ने देखा है अवार्ड के लिए कई महीने पहले मांगा गया था और लगातार उसका समय बढ़ाया जा रहा है, कभी 10 दिन के लिए, कभी फिर 10 दिन के लिए, इस तरीके से समय बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब हम सीधा सा समझ सकते हैं कि या तो उनके पास एंट्री नहीं है या कम है, हम उसका फायदा क्यों नहीं लेते हैं? तो मित्रों, मैं ये चाहूंगा कि जैसे आज सर से ये कोशिश हुई है, ज्योति सर से भी मेरी इस पर बात हुई थी कि एनएसएस उत्तर प्रदेश हो या एनएसएस, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे यूपी के लिए होगा और एनएसएस झांसी हम लोगों का है, हम इसको हर दिन या जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उन प्रोग्राम को, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई योजना है, चाहे वो जो भी है, हम उनको ट्रेंड करवाने की कोशिश करें, हम उनको ट्रेंड करें कि वो ट्विटर पर जो है टॉप 10 में वो आ जाए। और टॉप 10 में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, अगर विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो 2500, 2100 और 2300 पर वो ट्रेंड करने लगता है। और एक बार अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो सबकी निगाह हम पर होगी और सब हमसे ये चाहेंगे कि मिलें या हमारे साथ में काम करें। और जो अवार्ड होगा, जो यूनिट लेवल पर अवार्ड होता है या यूनिट के लिए अवार्ड होता है, वो कॉलेज के लिए होता है, जो कार्यक्रम अधिकारियों का है वो कार्यक्रम अधिकारी का है,
स्वयं सेवक का अवार्ड 1 लाख रुपए का होता है और 30 स्वयं सेवक होते हैं। अब समस्या कहाँ पर होती है, इंफॉर्मेशन कई बार सर्कुलेट होती है। अब जैसे हम लोग आरडी परेड के लिए भेजना था बच्चों को, 4 बच्चे चाहिए हैं लेकिन 4 बच्चे भी मिलना मुश्किल होता है। क्यों? तो इन चीजों पर विचार करें और अगर संभव है तो हम उसको ट्रेंड करें, जिससे कि अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर कम से कम विश्वविद्यालय के जो संबद्ध कॉलेज या हमारे जितने भी 196 197 यूनिट्स हैं, उनमें जितना संभव हो 10 यूनिट को दिया जाता है। अगर हमारी 2 यूनिट को भी मिल जाता है और हम अगर हम एंट्री भेजते हैं तो हमें 2 यूनिट तो 100% जाएगा। किसको मिलेगा ये बाद में वो लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन 2 यूनिट को तो मिलेगा ही। तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी को रखें। एनएसएस को हम केवल जो हमारे स्वयंसेवक भी जुड़े हुए हैं वो केवल इसको ये ना माने कि हम इसे समय पास करने के लिए कर रहे हैं या हम आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज। हेलो 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 उमेश सर, हमको सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ रही है? यतीन सर आपकी आवाज आ रही है। हेलो कुछ बोले तब तो यतीन जी बोलिए पहले। हाँ। तो यतीन सर कुछ बोलिए। अच्छा, हाँ आ रही है सर, आवाज हमारी आ रही है उमेश सर? जी सर आपकी आवाज आ रही है। जी। सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, उनका सभी को नमस्कार। मेरा विषय है एनएसएस और समाज कार्य हस्तक्षेप। तो सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज कार्य हस्तक्षेप, इन 2 विषयों को लेकर के हमारे मन में जब थीम चल रही थी कि अभिविन्यास प्रोग्राम में राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय सेवा योजना में समाज कार्य की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि मैं इसी विषय से हूँ, इसी का अध्येता हूँ। तो राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य पर आप सभी से हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, क्योंकि योजना लास्ट में लगा हुआ है और योजना, स्कीम और प्लानिंग दोनों जो है वह साइंटिफिक वर्ड है। साइंटिफिक वर्ड कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमें करना है, राष्ट्रीय सेवा योजना से जो भी हमें करना है उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका सरोकार क्या है और उसमें वैज्ञानिकता का पुट कितना है। क्योंकि किसी भी विषय की रेशनैलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमें जो करना है उसकी रेशनैलिटी क्या है, उसकी तर्क संगतता क्या है। 1969 से स्थापित राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका और इतने वर्षों में हमने क्या देखा है, क्या पाया है, इसको जो है इसका मूल्यांकन और राष्ट्रीय सेवा योजना के अभिविन्यास जब किए हैं और उस अभिविन्यास में ये देखा जाना कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हम कितना सफलता से काम कर रहे हैं, कितना हम सफलता से अग्रसर हो रहे हैं उस तरफ। तो इन चीजों पर हमें चर्चा करने के लिए जब ये कहा गया कि आप क्या लेंगे, तो मुझे लगा कि नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना क्या परिभाषित मूल्य है
और इसका उद्देश्य क्या है, इस पर जो है बेबाक समझ अपनी रखनी चाहिए कि हम क्या समझ पाते हैं एज सच प्रोग्राम अफसर, और क्या हमें अपने स्वयं सेवकों को समझाना है इस पर काम करने के दौरान। तो राष्ट्रीय सेवा योजना योजना कहने का मतलब कि ये कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है कि तर्क संगतता हम में निहित हो और वह पहले से आइडेंटिफाई हो कि जो हमें करना है और किसके परिप्रेक्ष्य में करना है, उसका रिजल्टेंट, उसका मूल्यांकन हमारे दिमाग में चल रहा हो। तो राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसा कि मैंने कहा, तर्क संगतता और किसके परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय सेवा के परिप्रेक्ष्य में। तो राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की सबसे सूक्ष्मतम यूनिट जो है वह व्यक्ति होता है। अभी पूर्व में जबकि उद्घाटन सत्र चल रहा था तो माननीय महोदय राजेश टंडन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने ये कहा कि मानवीय दृष्टिकोण और खुद जो है जीवन का दृष्टिकोण और जीवन की तर्क संगतता इसमें कितनी है, इसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्र की सेवा के लिए जिस जन सहभागिता की बात की जाती है, जिस व्यक्ति सहभागिता की बात की जाती है, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना है। तो संस्थागत तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना से किसी व्यक्ति के मूल्य, संस्कार और मानवीय दृष्टिकोण पर हम कितना बदलाव कर पाते हैं, ये बहुत मायने की बात है। क्योंकि व्यक्ति ही जो है वह राष्ट्र विकास की और राष्ट्र सेवा की महत्वपूर्ण और सूक्ष्म यूनिट है। तो व्यक्ति के संदर्भ में जबकि हमें किया जाना ठीक है, हमें जो निर्देश प्राप्त होते हैं हम उसको करते हैं, लेकिन क्या हम राष्ट्रीय सेवा योजना से एक ऐसे मानव मूल्य को तैयार कर पा रहे हैं, या एक ऐसे मानव को जो कि स्वतः जीवन के प्रति क्या उसका उद्देश्य है या जीवन के प्रति उसकी क्या भूमिका है, इस चीज को वो समझ पा रहा है, हम उसमें सही तरीके से यह संस्कार भर पा रहे हैं, या उसमें हम सही तरीके से व्यक्तित्व और व्यवहार को निर्मित कर पा रहे हैं कि वह अपनी समझ के साथ साथ अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने समुदाय के लिए सही तरीके से तर्कसंगत अपनी भूमिकाओं को सार्थक निर्वहित करने योग्य हो पाया है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा जो भी किया जाना है या जो भी किया जा रहा है, उसमें व्यक्तित्व के आयाम या व्यक्ति के क्या क्या आयाम हैं, उन चीजों को लेकर के हमें समझा जाना। जैसे उसका स्वास्थ्य का क्या पक्ष है, उसकी सफाई का क्या पक्ष है, उसका विकास का क्या पक्ष है, उसकी आर्थिक पक्ष क्या है, सब पर हम समग्रता से जब विचार करते हैं। जैसे अभी एक की साफ सफाई किया जाना, साफ सफाई क्यों? स्वास्थ्य के लिए। अब स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई किया जाना, तो क्या किसी बाहरी मशीनरी द्वारा साफ सफाई किया जाना? हम तो ये कि भाई ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना और उसके जितने भी स्वयं सेवक हैं उनके साथ मिलकर के हम किसी समुदाय के लिए जाते हैं और उस समुदाय में ये संजीदगी से यह काम करते हैं, लेकिन क्या वह समुदाय अपने प्रति खुद चैतन्य है? हमें जागरूक करना है, हमें चैतन्य करना है ऐसे लोगों को जो कि मतलब जान लीजिए अपने प्रति खुद अवेयर, चेतित हो सके, जागरूक हो सके, अपने लिए कार्यवाही सुनिश्चित कर सके। तो हमें एक चेन रिएक्शन में काम करना है, हमें ट्रेंड करना है उन लोगों को जो कि मतलब अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए खुद शिक्षित प्रशिक्षित हो करके अपनी भूमिकाओं से जो है वह हमारे उद्देश्य के संवाहक बने। तो राष्ट्रीय सेवा योजना से अगर केवल राष्ट्रीय सेवा योजना का उत्तरदायित्व तो ये कि नहीं मतलब हम किसी के लिए ये करें कि उनके साफ सफाई के लिए, उनके जो है स्वास्थ्य के लिए, उनके किसी भी आपदा या महामारी या इसके लिए, जैसे अभी तत्काल जो है कोविड-19 के संदर्भ में जो राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने काम किया है, चाहे वो मास्क वितरण कर रहा हो, चाहे वह लोगों के समझाने की बात रही हो, आज भी क्या मास्क वितरण कर देने से लोग मास्क लगाने लगे? कहने का मतलब ये है कि हमें जब तक इस तरीके की चैतन्यता या जागरूकता उनमें हम ये विकसित नहीं कर देते हैं कि नहीं ये आपके लिए जरूरी है या आपके लिए आवश्यक है, किसी आपदा के लिए आपकी भूमिका क्या हो सकती है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। कहने का मतलब कि सोशल वर्क हस्तक्षेप, समाज कार्य हस्तक्षेप जो है दूसरा पक्ष, वह यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति में योग्यता, क्षमता, कुशलता का इस प्रकार से विकास करना कि वह अपनी भूमिकाओं को समझे, अपने उत्तरदायित्वों को समझे, अपने मूल्यों को समझे। और यही महत बृहत्तर उद्देश्य जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का भी है कि हम कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे लोगों को चेतित करें कि ताकि वह जो है अपनी उत्तरदायित्व और अपनी भूमिकाओं को बढ़िया तरीके से समझते हुए
इस लायक बने कि नहीं हमारी भूमिका भी देश समाज राष्ट्र के प्रति है। केवल मतलब जान लीजिए राष्ट्रीय सेवा योजना या राष्ट्रीय सेवा योजना से हम लोगों के लिए काम कृत संकल्प होकर के कार्य करते रहें, लेकिन वो जो है इस मामले में संजीदगी अपनी न प्रस्तुत करें, अपने संकल्प को न प्रस्तुत करें, तो शायद हम पिछड़ते जाएंगे और राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को साकार नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के संकल्प या उद्देश्य जो मूलभूत हैं, वह जो है 4 आयामों पर काम करते हैं कि समाज में समूह, समूह में व्यक्ति, और व्यक्ति के अपने उद्देश्य क्या हैं, उनको करने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य को उनमें जो है तत्परता से, वह 4 क्या हैं, उसमें पहला है स्वावलंबन, दूसरा है सहयोग, तीसरा है सहकार और चौथा है समन्वय। हाउ टू फॉर्म कोऑपरेटिव लाइफ, हम किसी समाज या किसी समुदाय में सहकारी जीवन का विकास या सहयोगी जीवन का विकास कैसे राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा हम उसमें जो है प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लोगों को सहयोगपूर्ण वातावरण में अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए उनको जो है सहयोग कर सकते हैं, कैसे उन्हें स्वावलंबी जीवन के लिए जो है उत्प्रेरित कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वावलंबी जीवन बनाया जाना, और स्वावलंबी जीवन ये कि हर परिप्रेक्ष्य में होलिस्टिक फ्रेम में स्वावलंबी जीवन, क्योंकि स्वावलंबी जीवन अगर आदमी का निर्मित हो जाता है तो हमें नहीं लगता है कि किसी मशीनरी द्वारा उन्हें जो है जागरूक या चेतित करने की आवश्यकता है। जागरूक और चेतित यही कि आप अपने जीवन के प्रति स्वावलंबी बनिए, सहयोगी बनिए और सहकारिता पूर्ण जीवन को जो है वह अपने में ले आइए, और समन्वयकर्ता के तौर पर समन्वय करिए, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपनी भूमिकाओं के साथ साथ सामूहिक भूमिका में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जब से स्थापित है तब से लगातार संस्थागत तौर पर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और लोगों को इसलिए प्रेरित कर रही है, और विशेष करके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक माननीय मुन्ना तिवारी जी और उनका प्रयास जो है इस दिशा में कि हमेशा तत्परता पूर्वक अपने कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यक्रम अधिकारियों के साथ साथ स्वयं सेवकों के साथ हमेशा समन्वय स्थापित करके कि कुछ हमें करना है और कुछ करके ऐसा दिखाना है जिससे कि मतलब यह मैसेज जाए, यह जो है सरकार के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, समाज के स्तर पर यह मैसेज जाए कि नहीं हम जो कर रहे हैं वह दिख रहा है। तो दिखने के लिए यह आवश्यक है कि एक जो है व्यवहारिक तौर पर जब चर्चा भी हो रही थी तो यह हुआ कि नहीं हम लोग कैलेंडर को प्लान करके हम लोग ऐसा काम करेंगे, सारे विश्वविद्यालय के जो भी कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं वह सब मिल करके आपस में ऐसा प्रयास करें जिससे कि जो है हम तथ्यगत जो है वह अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करते हुए हम मैसेज दें समाज को, हम समुदाय को मैसेज दें कि नहीं राष्ट्रीय सेवा योजना आपके लिए तत्पर है, आपके लिए कृत संकल्प है, आपके लिए काम कर रही है, और आप भी इसमें जो है राष्ट्रीय सेवा योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बढ़िया तरीके से जो है अपनी भूमिकाओं को निर्वहित करिए, अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहित करिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, क्योंकि अधिकार समझना सभी का, सभी लोग मानते हैं कि मेरा अधिकार है, लेकिन कर्तव्य समझना बहुत कम लोगों में यह हो पाता है कि नहीं कर्तव्य के प्रति जागरूक हों। अधिकारों के प्रति तो सभी जागरूक हैं, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है ताकि लोग अपने कर्तव्यों को जानते हुए उसके प्रति कृत संकल्प हों और नए समाज का और नए राष्ट्र का सही तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से निर्माण करें। एज प्रोग्राम अफसर मैं सर आपको एश्योर करता हूं कि जो भी मतलब भूमिका दी जाएगी और जो भी प्रोग्राम होंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा वह सभी एक साथ मिल करके वह जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के इस भविष्य को और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़कर स्वयं सेवकों के माध्यम से अच्छा करने के लिए कृत संकल्प हम लोग हैं, हम लोग बने। धन्यवाद। हेलो उमेश सर, हेलो हेलो
हेलो। उमेश सर की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। आने लगी सर। फिर से आवाज नहीं आ रही। उमेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। दूसरा मोबाइल ले लो। सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक सर। इनको लगा है सर, अभी तक इनको आ जिन रहा है। विषयों पर बात किया था कि किस तरीके से काम किया जाए और कैसे जो है हम अपने लक्ष्य को पूरा करें या प्राप्त करें। इको आ रहा है सर आपकी आवाज। हेलो सर, अब आवाज आ रही है मेरी? सही। ओके सर, अब बढ़िया आवाज आ रही है। बोलिए तो। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, अब क्लियर है। जी मैम। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ चीजों पर बात किया कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करें, कैसे हम अपना वित्तीय प्रबंधन करें, किस तरीके से हम कार्यक्रमों को आयोजित करें। इन संबंधों में मैं चाहता हूं कि अगर कार्यक्रम अधिकारियों के या स्वयं सेवकों के कोई सवाल हैं तो समन्वयक महोदय से या किसी से भी जो है। और इसके पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे नोडल अधिकारी हैं अलग अलग जिलों के, अगर वो जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ललितपुर से डॉक्टर ओपी चौधरी सर अपनी बात रखें कि किस तरीके से एनएसएस को आगे चलाया जाए और कैसे क्या योजनाएं हैं आगे को लेकर के। डॉक्टर चौधरी सर। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हाँ सर आ रही है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। अभी आज का जो ये कार्यक्रम रहा, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। आज जो बहुत सारी जानकारियां दी गई, वास्तव में बहुत सारी पहलू ऐसे हैं जिसके अभाव में कार्यक्रम अधिकारी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, उन्हें जानकारी मिल नहीं पाती है। तो जिसके कारण एनएसएस को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए वहां तक वो पहुंच नहीं पाता। क्योंकि अभी जैसे कर्तव्य और दायित्व की बात आई है, कर्तव्य और दायित्व तो प्रोग्राम ऑफिसर के हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हैं, लेकिन प्रोग्राम ऑफिसर तो बना दिया जाता है, लेकिन उनके पास जो काम करने का जो एक तरीका है वो तरीके से अवगत नहीं कराया जाता है। तो आज के जो ये कार्यक्रम रखा गया, इस के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे सभी कार्यक्रम अधिकारी अनभिज्ञ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से आज के इस कार्यक्रम से अब जो कार्यक्रम अधिकारी जुड़े होंगे उन्हें तो जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम की संख्या अपनी देख रहे हैं बहुत ही नगण्य है अपने कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या के अनुरूप। तो अभी वो कर्तव्य और दायित्व, वास्तव में वो बात आ रही है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि अगर हमें दायित्व दिया गया है
तो हमें किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब प्रोग्राम ऑफिसर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉलंटियर्स की तो कल्पना कर पाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हम लोग बार-बार इस बात को प्रेरित करते हैं, माननीय समन्वयक महोदय भी बार-बार कहते हैं कि भाई आप कम से कम मीटिंग में जुड़िए, मीटिंग से जो जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी से अवगत होइए और अपने कार्य क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो अभी बहुत सारी बातें जो सुनी गई उसमें मैं थोड़ा-सा एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कार्यक्रम अधिकारी काम तो करना चाहता है और वो चाहता है कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं चाहता है कि काम को न किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो वित्तीय समस्या वो सामने आ जाती है। जैसे पीछे 2 सत्र से मैं देख रहा हूँ, तो 2018-19 में कुछ समस्याएँ आई हैं, कार्यक्रम कराए गए, सब कुछ कराया गया। उसमें एक दिक्कतें आ रही हैं कि भई जहाँ से जो चीज़ें आई हुई हैं वो बराबर प्रेशर डालता है। तो अगर महाविद्यालय भी या तो कोऑपरेट करे अच्छी तरह से कार्यक्रम अधिकारी को आगे बढ़ने के लिए, खाली पेट कोई काम नहीं हो सकता कि आदमी खाली पेट अगर दौड़ेगा तो कहाँ तक दौड़ सकता है। तो इसमें प्रशासन को भी चाहिए, जो हमारे प्रदेश लेवल पे सुविधाएँ दी जाती हैं, जो आर्थिक मदद दी जाती है, तो आर्थिक मदद तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जो भी मिलता है उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और विश्वविद्यालय तो अपने स्तर से जो भी आता है उसको उपलब्ध करा देता है। तो मैं माननीय समन्वयक महोदय से ये अपेक्षा करूँगा कि जो कार्यक्रम अधिकारियों की समस्याएँ हैं, जो उनके सामने वित्तीय समस्या आती है, तो अगर उसको थोड़ा-सा हल किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि सभी कार्यक्रम अधिकारी कुछ को छोड़ करके सभी लोग काम ना करें। तो एनएसएस को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी समस्या ये आती है, दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। हम अपनी अगर ज़िम्मेदारियों से अभी जैसे कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल में वास्तव में एनएसएस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो कार्यक्रम अधिकारी लगे रहे हैं और स्वयंसेवकों ने कोरोना जैसी बीमारी को न देखते हुए बहुत सारा काम किया। आपने मीडिया के माध्यम से देखा है, कार्य किया उन्होंने। व्यक्तिगत मास्क वितरण का काम किया, मास्क फोर्स का निर्माण किया। कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उन लोगों ने अपनी सहभागिता न दी हो। बस ये है कि संख्या में ये देखा जा सकता है कि संख्या कम रही है। तो संख्या अगर कम रही है तो उनको देख करके और सारे जो वॉलंटियर्स हैं अगर उनमें प्रोत्साहन दिया जाए तो शायद एनएसएस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो भी वॉलंटियर्स कार्य कर रहे हैं उनको अलग से प्रोत्साहित किया जाए। पीछे अभी कुछ वॉलंटियर्स की शिकायत मेरे पास आई थी कि जो कोरोना काल में जिन बच्चों ने कार्य किया था, तो माननीय अंशुमाली शर्मा जी के केंद्रीय निदेशक के द्वारा कहा गया था कि एक दिन उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि किसी कारण से जो है कंडोलेंस हो गया था, वो कार्यक्रम आज तक दिया नहीं गया। तो यहाँ तो यह है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर एक बच्चा थोड़ा-सा पीछे हटता तो दूसरा जो 2 कदम क्या है 4 कदम पीछे हट जाता है। तो जो बच्चे आगे चलते हैं उनको देख के अगर आगे बढ़ें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों का सहयोग रहा तो सभी कार्यक्रम अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे। बस इतना है, कार्यक्रम अधिकारियों को थोड़ा-सा जो है मोटिवेट करना पड़ेगा। हम लोग भी प्रयास में एज ए नोडल अधिकारी हमारे यहाँ इस आज के तारीख में जो है 18 कार्यक्रम अधिकारी हैं और अक्सर मीटिंग में देखा जाता है कि अभी 100% उपस्थिति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में आप विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी व्यवस्था की जाए उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, या उनको जो भी उनकी अभी तो समन्वयक महोदय का विशेषाधिकार है, उस पर आप उस पर करेंगे। और आप लोगों का जैसा भी निर्देश होगा, मैं एज ए नोडल अधिकारी अपने ललितपुर जनपद को जो है जितना आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं सारे कार्यक्रम अधिकारियों को लेकर के बढ़ाऊंगा। बस दिशा निर्देश आपका होना चाहिए, मैं अच्छा कार्य करूंगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः जो है स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा। इस तरह के कार्यक्रम अगर आयोजित होते रहेंगे तो कार्यक्रम अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुछ शंकाएं, कुछ सवाल किए हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि जो है हमारे कार्यक्रम समन्वय के अपनी राय रखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले मैं चाहूंगा कि जालौन जिले से हमारे नोडल अधिकारी राम जी सर अपनी बात रखें कि हम किस तरीके से आगे अपने कार्यक्रमों को नियंत्रित करेंगे, कैसे हम संचालित करेंगे इन विषय में। डॉक्टर राम जी सर। कर दिए। डॉक्टर राम जी सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है। मुझे लगता है कि सर कहीं पर बिजी हैं, तो मैं सर है मीटिंग में है। इसके पहले मैं चाहूंगा कि हमीरपुर से हमारे जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर पवन कुमार यादव जी, आप अपनी योजनाएं और हम क्या बेहतर कर सकते हैं इसके संबंध में अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर पवन कुमार। स्वागत है सर आपका। जी जी जी, नमस्कार सभी लोगों को। इस अभिविन्यास कार्यक्रम में जितने भी मेरे वरिष्ठ सहायक लोग हैं, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इस एनएसएस के बहुत अच्छी पहल के तहत हमने ऑनलाइन माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर अधिकांशतः हर जिले से जुड़े हुए कार्यक्रम अधिकारी, उन लोगों ने इस कार्यक्रम को जिस तरह से सफल बनाने का प्रयास किया है, उसके लिए तो पहले सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इस एनएसएस की जो समस्याएं हैं और इसमें क्या प्रगति हो सकती है, उस संदर्भ में बहुत संक्षिप्त रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉलेजों में वहाँ बच्चों की समस्या है। जैसा कि कार्यक्रम अधिकारियों से मेरी बात होती है तो उनके उस तक पहुंच न होने के कारण या वो समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, उनके साथ यह समस्या रहती है। लेकिन जैसा कि आज उमेश जी ने बताया कि अगर हम 20 बच्चे भी जोड़ लेते हैं, उसमें से 20% लोगों का भी सहयोग रहे तो बहुत हम लोग प्रगति कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम होगा, इसके मैं प्रशंसा करता हूँ। इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत से कार्यक्रमों की बहुत सी बाढ़ आ गई है। एक प्रशासनिक तौर पर भी हम लोग, चूंकि राजकीय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पर अनेक तरह के आते रहते हैं। साथ ही साथ एनएसएस के माध्यम से भी अनेक कार्यक्रम है। मिशन शक्ति का 6 महीने का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ डॉक्टर शक्ति मैडम ने बहुत ही सराहनीय प्रयास से लगातार वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनका प्रयास चल रहा है और लगातार कार्यक्रमों में, पेपरों में भी आता रहता है। लेकिन एक बोझिल सा हो जाता है, इतने ज्यादा कार्यक्रमों की बाढ़ की पढ़ाई से तरह, क्योंकि बच्चा जब पढ़ने आता है और लगातार उन कार्यक्रमों में संलिप्त होता है, उसको क्लास नहीं पढ़ने को मिलती है, तो थोड़ी सी कहीं विरक्ति होने लगती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में एक निश्चितता होनी चाहिए कि कितना समय जो है एनएसएस में भी दिया जाए और कितनी चीजें पढ़ाई में दी जाए। क्योंकि हालांकि बहुत से बच्चे नहीं आते, ये भी सही है, लेकिन जो बच्चे आते हैं मोस्टली पढ़ने के लिए आते हैं। तो कार्यक्रमों का एक समय निर्धारित हो कि इस समय कार्यक्रम, जैसे कि एनसीसी में होता है, परेड होती है, परेड के समय होता है, कैंप होता है, कैंप में बच्चे जाते हैं। हमारे यहाँ भी कैंप होता है और कार्यक्रम भी पहले 4 दिवसीय थे। उसके अलावा जो जयंतियां मनाई जाती हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल उस कार्यक्रम में हो। लेकिन अब 6-6 महीने के जैसे कार्यक्रम आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ी हास्यास्पद लग जाता है कि पढ़ाई के लिए थोड़ी समस्याएं होती हैं। आर्थिक रूप से भी यहाँ बहुत से कॉलेजों में बताया कि जैसे कि पैसा ना होने की वजह से बहुत से लोग नहीं कार्यक्रमों में रुचि रख पाते हैं, या उनका जो जेब होती है वो नहीं उसको गतिशील अपने माध्यम से कर पाते हैं। तो ये भी समस्याएं रहती हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखा गया है कि पिछले जब से हमारे समन्वयक महोदय जी यहाँ पर आए हैं, तब से एनएसएस ने बहुत प्रगति की है। निश्चित रूप से और तकनीकी का इतना अच्छा उपयोग किया है, जो बहुत सारी समस्याएं होती थी उनसे निदान मिल गया कि बार-बार भाग करके झांसी, जैसे हम लोगों का हमीरपुर है या चित्रकूट है, बांदा है, बहुत दूरी पड़ जाती है झांसी से।
और उस छोटे से काम के लिए जाना पड़ता था, उससे बहुत हद तक जो है सफलता मिली है हम लोग की, यहीं से हमारी समस्याएं दूर हो जाती है। और उमेश जी का बहुत बहुत इसमें सहयोग रहा कि तकनीकी माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जो जटिलताओं को समाप्त करने का प्रयास किया है। और बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत बार होता है कि उनके माता-पिता नहीं सहयोग कर पाते हैं। हम लोग कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, जैसे झांसी भेजने के लिए बात हुई, तो उसमें नहीं तैयार हो पाते हैं। अब उनकी समस्याएँ होती हैं जो भी, तो कुछ इस तरह की भी होती है कि माता-पिता उनके नहीं सहयोग कर पाते हैं। लेकिन ये है कि वास्तव में कि हम लोग कार्यक्रम अधिकारियों में बहुत से लोग कार्यक्रम अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन उनकी समस्या है कि प्रबंधक के माध्यम से उनको कह दिया गया है काम करने के लिए। वास्तव में वह लोग उसमें उनका नाम उसमें नहीं होता है, यह भी शिकायत रहती है कि उनका नाम नहीं है सर, और लेकिन उनको पूरी ज़िम्मेदारी दे दी गई है उन्हीं को करने के लिए। तो वो भी पूरी तरह से रुचि नहीं ले पाते हैं उसमें। तो कुछ समस्याएँ इस तरह की हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरह से एनएसएस के क्षेत्र में प्रगति हुई है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ में मैं आगे के लिए अन्य लोगों के लिए अवसर देता हूँ। धन्यवाद उमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ समस्याएं हैं सर, तो कुछ समाधान भी होगा जब हम आप मिलकर के बैठेंगे कभी। हम लोग उस पर चर्चाएं करेंगे, क्या समाधान हो सकते हैं उनके। एक चीज थोड़ा सा आपने बात रखे कि मिशन शक्ति 6 महीने चलेगा, या सरकार कई बार जो है जब कार्यक्रमों को प्लान करने लगती है तो पढ़ाई उसके दिमाग में होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं पता है, लेकिन ठीक है, मिशन शक्ति या कोई भी कार्यक्रम है वो 6 महीने चलेगा, साल भर चलेगा, तो उसको चलने दीजिए। अगर हम उसको जब उसकी ओपनिंग हुई है, मैं इसको ऑफ रिकॉर्ड अगर मानूं, जब उसकी ओपनिंग हुई है उसी समय पर अगर हम एक बार भी उसमें हम ट्रेंड तक आ जाते हैं, तो पूरे जो साल भर कार्यक्रम होना है ये मान लिया जाएगा कि हाँ इन्होंने किया है। क्योंकि एक बार आप प्रशासन की नजर में हैं कि हाँ एनएसएस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से, पूरी भव्यता से इसको आयोजित किया है, तो उसके बाद फिर हमें कुछ करेंगे या हम थोड़ा बहुत भी करेंगे तो हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे उन चीजों को लेकर के। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आ रही है, जालौन के नोडल अधिकारी डॉक्टर राम जी यादव जी से कि वो अपनी बात रखें। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर संतोष पांडे जी जुड़े हुए हैं तो सर आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहें हमारे स्वयंसेवकों को। ठीक है, शायद संतोष पांडे जी भी नहीं जुड़े हुए हैं और मुझे कुरिल सर भी इसमें नहीं दिख रहे हैं। और कोई कार्यक्रम अधिकारी अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो जो है हाथ उठा सकता है या हैंड रेज कर सकता है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं और हम उसको सुन लें। हाँ सर, मैं नेहरू महाविद्यालय से डॉक्टर बलराम द्विवेदी बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? जी आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मैं आज के कार्यक्रम में मैं पूरे समय जुड़ा रहा हूँ और मैं 2-3 दिन से भी जुड़ रहा हूँ इसमें। अभी मैं नया कार्यक्रम अधिकारी बना हूँ और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और समन्वयक जी को बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई जो है, और ख़ास तौर से तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई हृदय से जो है आप सभी लोगों को। आज का कार्यक्रम से बच्चे भी नेहरू महाविद्यालय से जो हमारे डॉक्टर ओपी चौधरी जी नोडल अधिकारी है, उनके दिशा निर्देश में मैं अभी नया बना हूं, तो आप सभी लोगों के मार्गदर्शन से मैं प्रयास कर रहा हूं अच्छा करने का जो है। आज के कार्यक्रम सर बहुत सफल रहा और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो है, हृदय से धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सर। अब मैं, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और रविवार का दिन है, हमारी और भी बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, तो मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यक्रम समन्वयक महोदय डॉक्टर मुन्ना तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें।
धन्यवाद उमेश जी। और मैं अपनी बात अब रखूं। मैं बहुत धैर्य के साथ आप सभी को मैं सुन रहा था और हमने ये प्रयास किया है कि मैं इत्मीनान से पहले आप सभी को सुनूं, क्योंकि ये सही है कि हमारे पास जितनी चादर हो पैर हमें उतनी ही फैलानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत गरीब एक मिशन है और हमें लगता है कि उसमें बहुत कम पैसे आते हैं। इतने पैसे आते हैं कि उससे कोई इकाई चलाई नहीं जा सकती। ये मैं बिल्कुल खुले हृदय से स्वीकार करता हूं कि वो इतना कम धनराशि है कि उससे हम चला नहीं सकते। लेकिन मैं उससे थोड़ा अलग हट के आपको बताऊं कि वो राशि नहीं है, एक बहाना है। जो छोटी सी धनराशि आपको मिलती है वो एक बहाने के लिए मिलती है कि इस बहाने से हम लोग यहाँ बैठ सकें, इस बहाने से हम अपने बच्चों को बैठा सकें, इस बहाने से महाविद्यालय से हम अवकाश प्राप्त कर सकें, इस बहाने से हम राष्ट्रीय मिशन के साथ जुड़ने का कोई उपक्रम कर सकें। ये सारी चीजें एक बहाना है, लेकिन उस बहाने का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि एक तो जो हमारे बाहर के लोग हैं वो कम से कम वहां से आप सभी लोग अपने अपने घरों से जुड़े, अपने अपने कॉलेज से जुड़े। एक तो जो विश्वविद्यालय आपके आने जाने का व्यवहार है, मैं चाहता हूं कि वो व्यवहार समाप्त हो जाए। मैं वो व्यवहार हर हाल में खत्म करना चाहता हूं। जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी का हमारे ऑफिस का इंटरफेरेंस था, मेरा दूसरा प्रयास ये था कि मैं उसे भी खत्म करूं और उसमें लगातार आप पर बन रहे दबाव को मैं यहाँ स्वतः झेलता हूं और प्रयास करता हूं कि आप में से कम लोगों को विश्वविद्यालय आना पड़े। तीसरी चीज ये कि आप सभी को जो काम करते हैं, चाहे वो स्वयंसेवक हों, कार्यक्रम अधिकारी हों, नोडल हों, उन्हें विश्वविद्यालय में आने पर उन्हें सम्मान मिले। यह सम्मान की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए मेरी पूरी योजना रहती है कि मैं आप सभी को सम्मानित करूं और आपको प्रदेश लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पर मैं आपको सम्मानित कराऊं, जिससे आपके मन में राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़े रहने का जो एक नैतिक बोध है और उस बोध से जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो आपको मिलता रहे। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर हमें चर्चा करनी जरूरी थी। ये सही है कि 18-19 का धनराशि अभी हमें नहीं मिला है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, और जैसे आप हमसे कहते हैं वैसे ही मैं प्रदेश लेवल के लोगों से मैं लड़ता झगड़ता हूं कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम किस मुंह से कहने जाएंगे अपने कार्यक्रम अधिकारियों से, किस मुंह से मैं महाविद्यालय से कहने जाऊंगा कि आप करें। एक ये दो चीजें तो ऑलरेडी हैं। वो लोग भी हमको, जैसे हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं। ये चूंकि लंबी प्रक्रिया है और भारत सरकार से पास होना होता है, ज्यादातर होता यह है कि इस कोरोना काल में लंबे समय तक बैठकें नहीं हुई और 31 मार्च तक जो धनराशि आनी थी पिछले साल, वो कुछ ऐसी परिस्थिति बस नहीं आई क्योंकि वो युवा संसद होना था, उसका पैसे दूसरी जगह व्यय हो गया था। कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके बारे में यहाँ सार्वजनिक मंचों से नहीं कहा जा सकता है। कुछ हमारे लेवल पर भी कमियां रही, कुछ उनके लेवल पर। हम आज मांगते हैं तो आप 25 दिन बाद देते हैं। मैं आपको एक बताऊं, एक हकीकत, कि मैंने उपभोग प्रमाण पत्र आपसे मांगा था और 50% लोगों का उपभोग प्रमाण पत्र आज की तारीख तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहा जाता है ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना उपभोग प्रमाण पत्र हमें नहीं दिया है, तो मैं किस आधार पर क्या इकट्ठा करके मैं वहां भेज दूं। अब हमने 50% को भेजा, तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश भर से जब वो उपभोग प्रमाण पत्र वहां आए तो सबके 50% गए होंगे।
मित्रों आपको जान के वो होगा कि हम तो 50% पर हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय 25% पर है वहां, और जब ये लोग यहां से इकट्ठा करके वहां भेजे हैं तो वो 30%, 40%। तो इससे हुआ ये है कि एक जो विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हुआ है ना, कि एनएसएस में विश्वसनीय लोग नहीं हैं, वह एक विश्वसनीयता का एक ऐसा संकट हमारे सामने है कि जो इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना को भी अपने चपेट में ले लिया है। मैं क्यों आपसे कहता हूं कि आप लोग जुड़े रहिए, मैं चाहता हूं कि कम से कम सूचनाएं आपके पास तक पहुंचे। और आज भी आप देख सकते हैं इस समय 37 लोग जुड़े हैं आपके 200 में, 200 में सिर्फ 37 लोग आपके जुड़े हुए हैं। और YouTube पर भी पहले राउंड में जो हमारी संख्या थी वो सिर्फ अधिकतम 200 थी, ठीक है, पार्ट में मिलकर के 2000 लोग जुड़ गए, लेकिन एक समय पर जो मैक्सिमम हमारी स्टेज आती है वो 202 थी। तो 202 लोग अगर हमारे पास सिर्फ जुड़े रह गए तो अब इसका ये मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग जो कल से लगातार हम 3-4 दिनों से जो हम प्रयास कर रहे थे वो प्रयास नाकाफी रहा। जहां एक ही कॉलेज 200 लोगों को जोड़ सकता है, वहां पूरा अपना 7 जनपद, पूरा विश्वविद्यालय सब मिल करके 200 लोगों को नहीं जोड़ पाया। अर्थात हम लोग अपने 20,000 में 200 1% पर हैं। और नियमतः अगर आपको 40,000 रुपए मिलने हैं तो हमको 400 रुपए आपको दे देने चाहिए। अगर 400 रुपए हम दे दे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम 1% पर ही काम कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है ना कि कुछ लोग सही में काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं एकदम, लेकिन जब हम देने जाते हैं धन तो सबको बराबर बराबर बांट देते हैं। ये जो बराबर बराबर बांटना है ना, इस बराबर बराबर बांटने के चक्कर में हमारे बहुत अच्छे सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, और जो खराब हैं, जो कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें लाभ हो जाते हैं। लेकिन हम सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। सब हम लोग चूंकि बहुत नैतिक लोग हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये इस विषय को हम बाद में भी रखेंगे, क्योंकि अभी हम इस विषय को बहुत आना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी कुछ योजनाएं हैं, जैसे ये सही है कि हम सरकार से धन लेना चाहते हैं, लेकिन लेने का तरीका क्या होगा। मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूं कि हमको वो तरीका इजाद करना है, और तरीका वही होगा जो अभी उमेश जी ने आपको बताया है। वो एक ही तरीका है कि हम अपने एनएसएस बुंदेलखंड को ट्रेंड करा दें। अगर रोज हम यही लिखने लगे अपने पर कि मुझे धन प्राप्त नहीं हुआ, इतनी सी बात अगर ट्रेंड कर जाए तो भारत सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। इसलिए स्टैंड कराने के लिए हमने एक योजना रखी है। ठीक है, हम लोग समस्या पर रोते रहेंगे, समस्या पर अपने बिलखते रहेंगे, अपने आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें उसके आगे बढ़ करके सोचना होगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं ना, हम कुछ नहीं कर सकते मित्रों। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग सोचें और एक कोई कार्य योजना लेकर के आए। तो हम जो कार्य योजना जो करके आए हैं वो हमारा ये है कि हर महाविद्यालय कि हर इकाई एक डेट हम देंगे, उस डेट को एक लड़का और एक लड़की वो हमारे यहाँ भेज दे, और ऐसे को भेजे जिसे सोशल मीडिया का एक प्रारंभिक ज्ञान हो। प्रारंभिक ज्ञान मैं कह रहा हूं, कम से कम वो व्हाट्सएप चलाना जानता हो, व्हाट्सएप चलानी जानती हो, कम से कम वो फेसबुक जानता हो, ट्विटर अगर उसे समझाया जाए तो समझ ले, इंस्टाग्राम उसे बताया जाए तो वो जान ले। और आपका जो मैं इसके लिए पत्र जारी कर दूंगा कि उसके आने जाने टीए का किराया आपके इसी एनएसएस के सामान्य फंड का जो अन्य मद है उससे आप ले सकते हैं। वो उसका किराया, आपका बस का किराया भी आपको उससे प्राप्त कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम उस बच्चों को थोड़ा एक ट्रेनिंग दे लेंगे। कम से कम एक ग्रुप में ऐसे होंगे जो हर इकाई के 2 बच्चे होंगे जो 2 कुछ काम करेंगे। अगर 2 भी कर रहे हैं ना तो भी आप मान के चलिए कि 300-400 लोग तो हमारे हो गए ना, कि हमारे अगर 200 हैं इकाइयां हैं, उसके हर इकाई के 2-2 बच्चे हैं,
तो 400 हमारे काम करेंगे। यानी कि एनी टाइम 4 से लेकर के 800, 700, 600 लोग जब हम चाहेंगे तो हम कोई चीज सामने रख सकते हैं। इससे हमारी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम वो समस्या आपके सामने जो जिसकी आप लगातार हमसे शिकायत कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। हम आपको सम्मान देंगे, आप हमें समय दें, हम आपको सम्मान दिलाएंगे। हमने ये प्रयास किया है अब इस साल से कि एक कुछ ऐसा हम सोचें, एक ऐसी बात हमारे दिमाग में आ रही है कि कुछ ऐसे हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं जिन कार्यक्रम अधिकारियों को अपना मानदेय भी नहीं मिलता है। ये सूचनाएं हमको सुन करके मुझे भीतर से बहुत द्रवित महसूस मैं कर रहा हूं कि उन्हें जो कम से कम 4800 रुपए उन्हें मिलने चाहिए कम से कम, कुछ प्रबंध समितियां उसे भी नहीं दे रही हैं। और एक आध जगह तो मैं सुन करके बहुत हतप्रभ हूं कि वो उससे 1 महीने या 2 महीने का वेतन निकालते हैं, इसलिए वो एनएसएस से जुड़े हुए हैं। ये सब मतलब ये कहते हैं ना कि इसको दुर्भाग्य का दिन कह सकते हैं हम। तो कम से कम हमारा प्रयास ये होगा कि वो जो 5000 रुपए का जो चेक है 4800 का, वो चेक हम काट करके और यहां से सीधे उस व्यक्ति के व्यक्तिगत खाते में हम दे दिया करें और उसको इसमें गिनती में न रखें कि उनके यहाँ जाएगा उसको लेंगे करेंगे, क्योंकि वहां से वो देते नहीं है और कागज सब बन के आ जाता है। आप सभी लोगों को अपनी परिस्थिति बस उस पर साइन भी कर देना पड़ता है, कागज भी जमा हो जाता है देर सवेर, हमें भी स्वीकार कर लेना पड़ता है। तो एक हमारी योजना ये भी है। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे हमारी जो एनएसएस को लेकर के हमारी जो योजनाएं हैं उसमें अभी आपने जो सुना है वो तो इतना सुना है कि ये होता है। मैं इस विषय पर नहीं कि क्या होता है, हम ये चाहते हैं क्या होना चाहिए, हमारी एम्स क्या है, हमारी गोल्स क्या है, हम चाहते क्या है आपसे, हम क्यों एनएसएस के लिए आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। अभी जब पवन जी लगातार कह रहे थे कि भाई सरकार जो है हम पर थोप रही है, सही हम पर थोप रही है, लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि हम पर विश्वास भी व्यक्त कर रही है, वो हम पर विश्वास व्यक्त कर रही है। जब प्रधानमंत्री अपने उद्बोधनों में राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम लेते हैं तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हम कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने हमारा नाम लिया है, प्रधानमंत्री ने हमें याद किया है, प्रधानमंत्री हमको पूछ रहे हैं। आज तक होता यह था कि प्रधानमंत्री हमें पूछ ही नहीं रहे थे। वो एनएसएस भी है, ऐसा भी कोई विधा है जो चल रही है, इस पर वो कुछ बताते ही नहीं थे, ना कोई जानता था। आज कम से कम इतना तो होने लगा ना कि कम से कम सभी लोग एनएसएस को जानने लगे। कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय ट्वीट करने लगा है, प्रधानमंत्री कार्यालय ट्वीट करने लगा है, वो विश्वास व्यक्त करने लगा है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी आपदा आ जाएगी तो कोई बात नहीं है घबराने की, हमारे पास एनएसएस है, वो संभाल लेंगे लोग। वो बहुत ही अपने कार्यों के प्रति दक्ष भी हैं और अपने कार्यों के प्रति डिवोटेड भी हैं। तो इसलिए हमको इस रूप में भी इसे स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि हम अपने जो कॉलेज के कार्यक्रम करते हैं ना, लगभग उन्हीं कार्यक्रमों में हमारा एनएसएस का कार्यक्रम भी जुड़ जाता है। आपको कुछ कार्यक्रम जितने भी आपके स्वयंसेवक हैं उसमें से अगर 20% भी स्वयंसेवक सक्रिय हो गए तो फिर आपको कहना नहीं होगा, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। हमको शाश्वत सिंह एक मिले और उन्होंने उस चीज को कैसे बदल दिया ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक आदमी कैसे किसी चीज को चेंज कर सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं ना कि कोई एक ऐसी बातचीत आप रखिए ना कि कोई एक ऐसे अपने 5 वॉलंटियर्स आप तैयार कर लीजिए, 10 वॉलंटियर्स तैयार कर लीजिए। आपको 100 की वह कहीं नहीं रहा, 100 को तो आप भोजन कराते रहिए, खिलाते रहिए, सुलाते रहिए, लेकिन 5-10 तो कम से कम ऐसे तैयार कर लीजिए जो आप कुछ कहें उससे अधिक वो समझ जाए। आपके एक संकेत पर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाए। आपका संकेत मिलते ही आपसे कदम डाल करते हुए 2 कदम आगे जाकर खड़े हो जाए। और ऐसे 10 वॉलंटियर्स अगर आपने तैयार कर लिया तो
मुझे और आपको किसी समस्या को बताना नहीं है, वो समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आप सभी पहले 2 को तैयार करिए और पहले 2 को भेजिए। यहाँ की जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है उन्हें तैयार करेगी, आईटी की जो हमारी टीम है वो तैयार करेगी, क्योंकि जरूरी है कि आप इस समय की तकनीक से परिचित हों। कल जब आप राहुल श्रीवास्तव जी आपसे व्याख्यान देंगे, आपका जो सोशल मीडिया को लेकर के आपको बताएंगे कि उस तकनीक का उपयोग, बेहतर उपयोग कैसे किया कर सकता है युवा, तो मित्रों मुझे बहुत ही खुशी होगी कि जिनके साथ हम लोग लगातार काम करते रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं वो लगातार अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे अपनी बात करने को तैयार हैं, तो ये सौभाग्य है हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना का। आज मैं किसी भी देश के किसी बड़ी शख्सियत से जब मैं कहता हूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना में आपको अपनी बात रखनी है, तो वो ये नहीं कहते कि नहीं ये क्या होता है वो राष्ट्रीय सेवा योजना वहां का। उन्हें पता है कि सोनू सूद जिसको लेकर के ट्वीट करते हैं, उन्हें पता है कि इंडियन एक्सप्रेस जिसको लेकर के अपना स्टोरी देती है, अपने संपादकीय लिखती है, वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कोई छोटा नहीं है, क्योंकि आप सभी ने मिल करके इसे बड़ा बनाया है। मैं उसमें कुछ नहीं, आप सबने मिल करके बनाया है। सब तेरा है, सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। सब आप लोग मिल करके इस चीज को बनाए हैं। और इसलिए आपको जब अपना काम करना हो तो ना आप समय देखते हैं, ना परिस्थिति देखते हैं और ना ही पॉकेट देखते हैं। हम जानते हैं इसमें सभी कार्यक्रम अधिकारी ऐसे हैं कि जिनको जितना मिलता है उसके कई गुना ज्यादा वो खर्च करते हैं, अपने पॉकेट से लगाते हैं। एक कार्यक्रम अधिकारी ऐसे मिले कि जिनको जब 4800 रुपए का चेक उनको जब मिला तो उन्होंने प्लान कर लिया कि हम इससे 2 कार्यक्रम और कर सकते हैं। हमने कहा वो अरे भाई आपके मेहनताना है। उन्होंने कहा नहीं, उससे तो 2 कार्यक्रम हमारे हो सकते हैं। कम से कम हमारी जो अपनी इकाई है उसके जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स को तो हम सम्मानित कर ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जहां लोग हों जो लगातार अपने पॉकेट को खाली करके और इसके लिए जूझने के लिए तैयार हों, तो मित्रों राष्ट्रीय सेवा योजना का ये बुंदेलखंड मुझे लगता है कि प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर इसको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं और ना मैं कुछ कहने आया हूं, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना कहने का नहीं, करने का विषय है। यहाँ हम लोग कहने नहीं, हम लोग करने आए हुए हैं। यहाँ हम सभी मिल करके एक योजना बना रहे हैं कि हम लोग क्या सोच के चलें, क्या बनाएं ऐसा जिससे कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना की चमक थोड़ा देश स्तर पर बिखर जाए, थोड़ा दिखे कि हाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना कुछ खास कर रही है। आज जब प्रदेश के और अपने विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के प्रदेश के दोनों हमारे मुखिया जब इसकी सराहना कर रहे थे, तो मैं गर्व से फूले नहीं समा रहा था। आत्मसंतोष मुझे मिल रहा था कि हमारे मित्रों ने कितना अच्छा काम किया है कि आज उसकी सराहना मिल रही है। और अगर आप ऐसे ही अपने मन से लगे रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर कठिन डगर पर पड़ने वाले कांटे को मैं हटा लूंगा। कोई कांटा आपके सामने नहीं आने दूंगा। आपका जो भी गलती हुई एनएसएस में वो सब हमारी, और जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सब आपका, सब आपका। इसलिए मित्रों आज सबने हमको भी सुना, हमको भी अपने बीच अपनी बात रखने का अवसर दिया। कार्यक्रम मेरा ही है, लेकिन ये मैं अपना नहीं बल्कि मैं सबका कार्यक्रम मान करके चलता हूँ। आज यहाँ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो किसी एक का कार्यक्रम नहीं है। ये मैं तो ये भी कहता हूँ जो 160 लोग नहीं जुड़े हैं ये उनका भी कार्यक्रम है। मैं ऐसे 160 लोग न जुड़ने वाले लोगों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, क्योंकि मानस भी यही कहता है कि दुष्टों को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो उनके बिना हमारे अच्छों की कोई गिनती नहीं होती है। माँ दुर्गा की वो कथा आपको याद होगी जब उन्होंने कहा था कि अपने
मैं तुम्हारे बुरे को कुछ नहीं करूंगा, अपने बुरे को डांट लो, खराब बच्चे को डांट लो, नहीं तो तुम्हारे अच्छे को उठा ले जाऊंगी। तो मित्रों, आज स्थिति यही है कि आप जो 40 लोग और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं और मैं उन्हें प्रेम करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन प्रणाम मैं उन दुष्टों को कर रहा हूं जो 160 हैं, जो हमारे साथ न आ सके, जो मेरे साथ कदम ताल लगाने में उन्हें थोड़ी हिचक महसूस हो रही है। इसलिए न जुड़ने वाले को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय ही आपके द्वारा जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया गया है वो हमें मार्गदर्शन करने का काम करेगा। मैं क्योंकि कार्यक्रम को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आभार देने के लिए हम अपने एक स्वयंसेवक शाश्वत सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में हमारे अतिथियों का आभार देने में प्रदान करने की कृपा करें। शाश्वत सिंह। धन्यवाद नोडल अधिकारी महोदय। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्र सेवा योजना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कर्मठ स्वयं समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में एक बात बहुत अच्छी कही कि आपकी हर समस्या मेरी है और मेरी हर समस्या, मेरा हर अच्छा आपका है। ये बात हमें, मुझे एक स्वयंसेवक के तौर पे और यहाँ जो जितने कार्यक्रम अधिकारी जुड़े हैं, नोडल अधिकारी जुड़े हैं, उन्हें कितना प्रोत्साहित करती है कि ऐसे समन्वयक हमारे साथ हैं जो हमारी हर गलती को माफ करने को तैयार हैं और हमसे बस यही उम्मीद करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से कार्यक्रम में जुड़े, सहभागिता करें, जो शासन से आदेश आता है उसका पूरा पूरा पालन करें और इसके साथ ही अपने स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करें कि वो आए, कार्यक्रम में सहभाग करें। इसके बाद मैं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्वेता पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कैंप कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वो प्री आरडी हो, आरडी हो, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर हो, क्या होता है, उनसे क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में हमें बताया, हमें समझाया कि हमें क्यों उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या उसके फायदे हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे उन्होंने कहा कि एकीकरण शिविर में जब हम जाते हैं तो देश भर में जितनी संस्कृतियां हैं, मैं बुंदेलखंड में बैठा हूं, मुझे केरल की संस्कृति नहीं पता है, लेकिन अगर मैं एकीकरण शिविर में जाऊंगा तो वहां केरल के कुछ स्वयंसेवक जुड़े होंगे जिनसे मैं बातचीत करूंगा, मेरी दोस्ती होगी और मैं संस्कृति को समझ सकता हूं वहां की। तो ये एक अच्छा मौका होता है। इसके बाद मैं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिल्पा मिश्रा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरी योजना, कार्य योजना जो होती है एनएसएस की, राष्ट्रीय लेवल से लेके विद्यालय लेवल तक पूरा अच्छे से एक पीपीटी के माध्यम से समझाया और जो कि मुझे उम्मीद है कि बाद में मैम उन्हें पीडीएफ के माध्यम से सबको दे देंगी ताकि हम और विस्तृत तौर पर समझ सकें। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ व्यय होता है और हम उससे कैसे रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, इस पे भी हमें काफी अच्छे से समझाया। उसके बाद मैं नोडल अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तकनीक का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं अपनी चीजों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। सीधी सी बात है कि हम अगर कोई चिट्ठी लिखेंगे सरकार को तो शायद वो किसी फाइल में दब जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम कोई बात लिखते हैं तो उसे हर कोई सुनता है। इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपके ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा, आप अगर एक IRCTC को ट्वीट करते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन तुरंत आता है आपकी उस चार्जिंग पॉइंट को ठीक करने के लिए। तो क्या हम अपने सोशल मीडिया हैंडल को, जो हमारा ट्विटर है @NSS-झांसी, इसको इतना अच्छा क्यों नहीं बना सकते कि हम जो भी कहें, हम एक मांग भी रखें तो सरकार उसको सुने। इसके बाद मैं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर यदन मिश्र सर का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र सेवा योजना और समाज साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं इस पर हमें बताया। उन्होंने बताया कि सहयोग, सहकार, स्वावलंबन और समन्वय के साथ मिलकर हम राष्ट्र सेवा योजना को एक मुकम्मल स्थान दे सकते हैं, अपनी जो हमारी आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में जुड़े सभी नोडल अधिकारियों का, सभी कार्यक्रम अधिकारियों का और YouTube के माध्यम से जितने मेरे साथी स्वयंसेवक, स्वयं सेविकाएं जुड़े, उन सबका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना समय दिया और उम्मीद भी करता हूं कि कल भी हमारा सत्र है सुबह 11 बजे से ही। कल हमारा, माफ कीजिएगा, कल हमारा सत्र 2 बजे से है, जिसमें
पूर्व एसपी सिटी झांसी श्री राहुल श्रीवास्तव होंगे, जो हमें बताएंगे कि सोशल मीडिया कितना अच्छा हथियार हो सकता है हमारे लिए। उस समय में जबकि संचार का युद्ध हम लड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया ही हमारा हथियार हो सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर हैंडल बनाया था और अकेले अपने फोन से वो एक समय चलाया करते थे, तो सोचिए वो कितने ज्ञान रखते हैं, कितना उनके पास नॉलेज है इस चीज का। उसके बाद नेशनल ओपन यूनिट के राहुल परिहार सर होंगे हमारे साथ, जो हमें बताएंगे कि एक स्वयंसेवक से क्या अपेक्षाएं होती हैं, स्वयंसेविका से क्या अपेक्षाएं होती हैं जब वो एनएसएस से जुड़ते हैं। और कल के कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव श्री नारायण प्रसाद जी करेंगे। हम उनसे भी सुनेंगे, क्योंकि और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो जुड़ेंगे तो आय और व्यय की बातें उनसे बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि हर पैसा उन्हीं के माध्यम से आता है। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर एक बात बताइए, बच्चे कल YouTube पे इसी लिंक से जुड़ेंगे ना? मैं लिंक कल आपको जो है 1:30 बजे तक भेज दूंगा, 1:30 तक। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।